नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत से जोश में भरी बीजेपी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अब इस चिंतन में लगी है कि अगले लोकसभा चुनाव में कैसे मिशन 400 प्लस को हासिल किया जा सकता है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बीजेपी की 2 दिवसीय एक बैठक चल रही है, जिसमें ओडिशा के साथ साथ पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में बीजेपी का परचम कैसे लहराया जाए, इस पर खासतौर पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि बीजेपी का ये सपना कैसे उसका अपना हो पाएगा, क्योंकि सवाल यह है कि क्या यूपी में 2014 और 2017 के चुनावों की तरह ही बीजेपी के पक्ष में 2019 में भी हवा चलेगी? क्या बिहार, दिल्ली और पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली हार को बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में पछाड़ देगी? वही सवाल विपक्षी पार्टियों के बीच महागठबंधन की नई पहल से भी उभरने लगा, जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हाथ मिलाने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ती नजर आ रही है। यूपी उत्तराखंड में करारी शिकस्त झेलने वाली कांग्रेस भी हार के सदमे से उबरकर आत्म मंथन के दौर में जुट चुकी है। तो क्या बीजेपी के लिए नई चुनौती पेश करने की विपक्षी कवायद अमली जामा पहन पाएगी? सियासत की इन्हीं कवायद और घटनाक्रम के बीच है हमारी आज की ये खास पेशकश। यूपी के बाद ओडिशा पर बीजेपी की निगाहें। आज से भुवनेश्वर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। पार्टी नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ओडिशा में जीत के तरीकों पर मंथन करेंगे। ओडिशा में विजय पताका लहराना मोदी के मिशन 2019 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक भुवनेश्वर में आयोजित की गई और इसके साथ ही नजरें पूर्व और दक्षिण की उन 120 सीटों को हासिल करने पर भी रहेगी, जहां पर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी पिछड़ी रही थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक कामयाबी के बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक ओडिशा में हो रही है। बैठक के एजेंडे में सबसे खास ये है कि कैसे अब मिशन 2019 में देश भर में भगवा परचम लहराया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा अब बीजेपी के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा भी स्टार प्रचारकों में शुमार हो चुका है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मिशन था 272 प्लस, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 प्लस का टारगेट सेट किया है। यानी पार्टी में अब इस पर चिंतन तेज हो चुका है कि कैसे 400 प्लस के सपने को अपना बनाया जा सकता है। यानी बीजेपी के सामने चुनौती है कि कैसे 120 उन सीटों पर खुद को मजबूत किया जा सकता है जहां पार्टी का जोर पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं चला था। इसलिए ये भी चर्चा होगी कि कैसे ओडिशा में संगठन को सत्ता तक पहुंचाने के लिए और मजबूत किया जाए। ओडिशा में बीजेपी का लक्ष्य 2019 के विधानसभा चुनाव में भी राज्य में पिछले 1.5 दशक से सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक सरकार को उखाड़ फेंकने की है। सूबे में पार्टी के बड़े नेता धर्मेंद्र प्रधान कह चुके हैं कि ओडिशा में बीजेपी तीसरे नंबर से दूसरे नंबर की पार्टी बनी है और 2019 तक पार्टी को नंबर 1 बनाना है। हाल ही में संपन्न स्थानीय पंचायत चुनाव में बीजेपी पूर्व की तुलना में 10 गुना अधिक वोट हासिल करने में कामयाब रही है। 2 दिनों की इस बैठक के प्रस्ताव में नमो ट्रैक रिकॉर्ड और नमो रोल मॉडल की बात की जाएगी। देश के बाकी हिस्सों में पार्टी का प्रचार और प्रसार कैसे हो, इस पर चर्चा होगी। आगे 2 साल में पार्लियामेंट चुनाव और आने वाले असेंबली चुनाव की तैयारी के लिए यहाँ चर्चाएं, विचार विमर्श, मंथन होगा। महत्वपूर्ण बैठक है। उड़ीसा इस समय भाजपा का बहुत अच्छा प्रदर्शन वाला राज्य रहा है। हमारे कार्यकर्ता सबके आग्रह के कारण बैठक इस बार यहाँ हो रही है। हमारी स्ट्रेटेजी पूरे देश में मोदी जी के प्रति जो विश्वास और जन आधार बढ़ा है, उसका व्याप कैसे बढ़े और एक सुशासन, विकास की राजनीति, उसमें भारतीय जनता पार्टी सभी स्टेटों में उसका विचारधारा का प्रभाव कैसे बढ़े, उस दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं। बीजेपी की निगाहें ओडिशा को केंद्र बनाकर पश्चिम बंगाल और केरल जीतने की है। जाहिर है इस बैठक में यूपी की जीत का डंका बजता रहेगा। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम, कुछ मंत्रियों सहित यूपी के कई प्रमुख नेता भी बैठक में शामिल हैं। इससे पहले 1997 में भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उसके बाद राज्य में बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन हुआ था।
फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच तल्ख हो चुके रिश्ते के बीच बीजेपी आला कमान का मानना है कि नवीन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यूपी की जीत के बाद ही अमित शाह ने अगला टारगेट तय करते हुए कहा था कि पार्टी उन 120 लोकसभा सीटों पर ज्यादा जोर लगाएगी जहां वो पिछली बार पिछड़ रही थी। पंचायत चुनाव के बाद पूरे उड़ीसा के कार्यकर्ताओं में जो अद्भुत जागृति आई है और बेहतर तरीका का जो परफॉर्मेंस दिखाया है, इस राष्ट्रीय कार्य समिति से आने वाले समय उड़ीसा के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से सरकार बने, उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। और मुझे उम्मीद है कि इस नेशनल यूनिटी में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उड़ीसा को की दृष्टि से बहुत सारे निर्णय दिए जाएंगे। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, उड़ीसा में बहुत लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसको लेकर सभी में बहुत उत्साह है। और हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी और अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसलिए हमें आशा है कि इस कार्यकारिणी के साथ जहां राष्ट्रीय विषयों पर बातचीत होगी, वहीं उड़ीसा के संगठन और कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ेगा। जिन लोकसभा सीटों पर अमित शाह की नजर है उसमें केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट की सीटें शामिल हैं। अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी केंद्र में मोदी सरकार के प्रदर्शन के साथ तो उतरेगी ही, यूपी में योगी सरकार के 2 साल के कामकाज भी उसकी झोली में होगा। शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ एक पर एक कई फैसले लेकर उसे लागू करवाने में भी शुरू से ही जुट चुके हैं। सचिन भाटिया, एपीएन, नोएडा। वहीं बीजेपी के मिशन 400 प्लस को लेकर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता से बात की हमारे संवाददाता मनीषा ने। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पार्टी को भरोसा है कि इस मिशन में भी उसे कामयाबी जरूर हाथ लगेगी। बीजेपी पूरे देश में कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रही है। क्या ये सपना पूरा होगा और किस हद तक बीजेपी जाएगी अपने इस सपने को पूरा करने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। आप 2019 के लिए 400 प्लस का लक्ष्य रखा गया है पार्टी की तरफ से, ये विजन है। क्या लगता है कितना आगे जाएगी पार्टी और क्या 400 प्लस सीट्स आ पाएंगी बीजेपी की? वास्तविकता यह है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर अपनी मोहर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके पर, मोदी जी की सरकार पर अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने जिस तरह, देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने जिस तरह से सरकार में, देश के प्रधानमंत्री जी ने और संगठन में पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने जिस तरह से दिन रात काम करके पार्टी को एक दिशा दी गई है, सरकार को एक दिशा दी गई है और जिसका सीधा परिणाम हमको नजर आ रहा है। यूपी में 325 सीटों पर हम विजयी हुए, उत्तराखंड में हमने सरकार बनाई, आज लगभग 15 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। पिछले कई सालों से उड़ीसा की सत्ता पर बीजू जनता दल का कब्जा है, तो बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी होगी कि वो सत्ता में आए? हम लोगों के बीच में अपने काम लेकर जा रहे हैं। मोदी सरकार के किए हुए कामों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, उससे पूरी तरह से उनको उसका लाभ मिल रहा है और ये जो परिस्थितियां हैं ये मतदाता को इस बात को सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि एक बार प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों ना लाई जाए। और जिस गति से हमारा ग्राफ उड़ीसा में आगे बढ़ा है, जिस तेज़ी से हमारे ग्राफ में हमें परिणाम आ रहे हैं, उसको देख करके लगता है कि हम बहुत आशावादी हैं उड़ीसा को लेकर। मायावती का भी बयान आया, उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी को हराने के लिए हम महागठबंधन कर सकते हैं और बीजेपी के अलावा किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं। तो क्या लगता है ये एक रोड़ा बनकर सामने आ सकता है, क्योंकि महागठबंधन बिहार में भी बना था और बीजेपी की हार हुई थी? क्या लगता है? ये राजनीतिक स्वार्थों से फलीभूत इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि जब कम्युनिस्ट और ममता बनर्जी साथ खड़े हो सकते हैं और अब बसपा और सपा साथ चलने की बात कर सकते हैं, तो इस देश में कोई भी समीकरण बन सकते हैं। तो दिल्ली बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ थे, जिनका ये कहना है कि विजन बीजेपी का बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए 2019 में 400 प्लस सीटों का लक्ष्य रखा गया और उनका कहना है कि लक्ष्य बीजेपी जरूर हासिल करेगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मनीषा कौशल, एपीएन न्यूज, दिल्ली।
सवाल है कि क्या बीजेपी के लिए 400 प्लस का मिशन आसान होगा, क्योंकि बीजेपी के उत्तर प्रदेश के पिछले लोकसभा चुनाव के साथ ही हालिया विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को दोहराने की उसके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। यूपी फतह करने के बाद बीजेपी जोश से लबरेज है। यहाँ पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन रहा हो या फिर इस बार की विधानसभा चुनावों का प्रदर्शन, दोनों में बीजेपी ने खुद की उम्मीद से भी कहीं ज्यादा सीटें हासिल कर ली। लेकिन क्या ऐतिहासिक जीत के खुद के इस रिकॉर्ड को बीजेपी तोड़ पाएगी? इस सवाल का जवाब बीजेपी आसानी से हाँ में दे सकती है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2 साल बाद देश के साथ यूपी के तब के हालात से भी जुड़े रहेंगे, इसलिए अभी कोई भी जवाब जल्दबाजी हो सकता है। बीजेपी जहां 120 हारी सीटों पर फोकस कर रही है, वहीं उसके लिए यूपी की जीत को बरकरार रखने की भी बड़ी चुनौती रहेगी। केंद्र की सत्ता के लिए यूपी की 80 सीटों का रोल सबसे अहम है। पिछली बार 80 में से बीजेपी और सहयोगियों के पास आई 73 सीटों ने केंद्र में बीजेपी की सत्ता की राह बेहद आसान कर दी थी। लेकिन 2014 लोकसभा चुनावों के बाद से बीजेपी को दिल्ली, बिहार और पंजाब के विधानसभा चुनावों में करारी हार का भी सामना करना पड़ा। ऐसे में इन राज्यों में लोकसभा चुनावों के माहौल में वोटर के रुख को अभी पढ़ना आसान नहीं। बिहार, दिल्ली और पंजाब को मिलाकर भी लोकसभा की 60 सीटें हैं। हालांकि हाल के यूपी विधानसभा चुनाव में मोदी का जादू चलना बीजेपी के लिए राहत बनकर आया है। पार्टी मानती है कि गरीब लोगों ने मोदी के प्रति अपना विश्वास दिखाया, केंद्र सरकार के कामकाज और उसकी योजनाओं में अपना भरोसा जताया। लेकिन बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए विपक्ष की कई पार्टियां फिर एकजुट होने के सुर छेड़ती नजर आ रही हैं। अगर तमाम अंतर विरोधों को किनारे रख विपक्षी दल महागठबंधन की कवायद में कामयाब रहे तो बीजेपी के लिए एक चुनौती खड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के 400 प्लस के सपने की। हालांकि कांग्रेस की माने तो बीजेपी का 400 प्लस का सपना धरा का धरा रह जाएगा। पार्टी नेता मीम अफजल से बातचीत की हमारे संवाददाता सुमंत कुमार ने। बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भुवनेश्वर में चल रही है, जिसमें अभी से ही बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा शुरू कर दी है और 400 प्लस का लक्ष्य भी तय कर लिया है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल साहब। सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया, अभी से ही बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है और 2019 को लेकर अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, अभी से ही 400 प्लस का लक्ष्य उन्होंने तय कर दिया लोकसभा चुनाव को लेकर। पहली प्रतिक्रिया क्या है? लक्ष्य तय करने से पहले इस कार्यकारिणी में उनको ये बताना चाहिए कि मोदी जी ने इलेक्शन में जीतने से पहले सबसे बड़ा वादा ये किया कि हर साल 2 करोड़ रोजगार वो नौजवानों, उसके बारे में बताएं कि 3 साल में उन्होंने क्या दिया। उसके साथ साथ अभी मोदी जी ने फिर रिपीट किया है कि वो 2022 तक सारे देश में जो बगैर मकान वाले लोग हैं, बगैर घर वाले लोग हैं, उनको दे देंगे। ये करोड़ों की तादाद है। उसमें कुछ लाख भी मकान दिए क्या अभी तक? 3 साल का वक्त गुजर गया, 19 भी अभी आने ही वाला है, तो 19 तक कितने मकान देंगे ये बताएं। 2022 की बात करने लगे तो बीजेपी तो हमेशा आगे की बात करती है और पीछे मुड़कर देखती नहीं कि उसने काम क्या किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस कार्यकारिणी के अंदर उनको ये बताने की जरूरत है कि उन्होंने पाया क्या है। खोने की बात तो जो है वो तो वो करेंगे नहीं, लेकिन कम से कम ये बताएं देश को उन्होंने क्या दिया है। सर, मैं कांग्रेस पार्टी की बात करना चाहता हूँ। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी के। अभी 5 राज्यों के नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे, पंजाब को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के लिए। उसके बाद कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव, सर्जरी की बात कई सारे सीनियर लीडर्स ने कहा। लेकिन आपको लग रहा है कि 2019 की अगर हम बात करें तो शायद तैयारियों के मामले में ही सही, लेकिन लक्ष्य के मामले से बीजेपी थोड़ी आगे निकली, कांग्रेस पिछड़ती दिख रही है? देखिए, पंजाब का जहाँ तक मामला है वो तो आपके सामने है। उसके अलावा गोवा के अंदर जहाँ बीजेपी की सरकार थी वहाँ जबरदस्ती सरकार बनाई गई, वहाँ हमको उनसे ज्यादा वोट मिले, हमसे ज्यादा सीट, हमने उनको उनसे ज्यादा सीटें मिली। हमको अरुणाचल के अंदर भी हमको उनसे ज्यादा वोट मिले, हमको उनसे ज्यादा सीटें मिली और उन्होंने कुछ सीटें पाई, लेकिन उन्होंने तोड़फोड़ करके सरकारें बना ली। तो इसका मतलब बीजेपी बहुत पॉपुलर है। सिर्फ उत्तर प्रदेश है उसके ऊपर भी सवालिया निशान है कि वहाँ ईवीएम ने क्या रोल अदा किया है। ये अभी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। मायावती जी ने कहा 250 ईवीएम जो हैं जहाँ जहाँ पर बीजेपी कमजोर थी वहाँ पर इनका इस्तेमाल किया गया। आने वाले वक्त में जब ये भांडा फूटेगा तब पता लगेगा आपको बीजेपी कितनी पॉपुलर है।
सर क्या कहेंगे, अभी राहुल जी को अध्यक्ष बनाने की चर्चा एक बार फिर जोरों पे है, तो आपको लगता है कि 19 से पहले कुछ संगठनात्मक फेरबदल होगा या होना चाहिए ताकि 2019 को लेकर और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस जो है वो खड़ी हो और जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़े? क्योंकि सर अभी अगर पिछले 2014 के बाद देखें तो छिटपुट नतीजों को छोड़ दे तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही है। देखिए, अभी जो दिल्ली में चुनाव हुआ, आपने देखा कि दिल्ली में आज हर आदमी कह रहा है कि कांग्रेस की वापसी हो रही है। मैं समझता हूँ एक दौर होता है किसी पार्टी की पॉपुलैरिटी का। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उरूज देख लिया, अब जवाल की तरफ जाएगी। 19 में क्या देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि इन तैयारियों से फर्क पड़ेगा और कांग्रेस पिछड़ रही है? मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि बीजेपी पावर में नहीं आएगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में ही सर चुनाव होगा। अब जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी उनके अलावा किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? ये सवाल तो बेमानी है। आप रोज पूछते हैं और रोज हम आपको एक ही जवाब देते हैं। तो आप आगे अगले 19 तक आप इस बात को लिख के रख लीजिए कि राहुल गांधी की क़यादत में ही हम आगे बढ़ेंगे। सर अभी कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले एनडीए की बैठक भी हुई। इसमें एनडीए के जो घटक दल हैं, 33 दल के प्रतिनिधि आए थे। उसमें भी ये प्रपोजल पास किया गया कि हम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ही आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जिस तरह से बीजेपी का सर फैलाव हो रहा है, लगता है कि 19 में रोकना आसान होगा। देखिए, उनके साथ जितने लोग हैं वो अपने आप में कुछ नहीं है। वो नरेंद्र मोदी जी के साए के अंदर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके अपने ऊपर कोई भरोसा नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि ये इससे जाहिर होता है कि जो अपोजिशन के जो लोग एनडीए के अंदर हैं, जितनी भी पार्टियां, वो कितनी कमजोर हैं कि अभी से उन्होंने नरेंद्र मोदी की छत्र छाया जो है तलाश करना शुरू कर दी है। कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा है बीजेपी का, एक आखिरी टिप्पणी में कहूंगा, वो जैसे जैसे चुनाव दर चुनाव वो जीत रहे हैं, कह रहे हैं कि अब भारत जो है कांग्रेस मुक्त होने की तरफ बढ़ रही है। इसका जवाब क्या है? कांग्रेस मुक्त होने से पहले बीजेपी खुद मुक्त हो जाएगी इस इख्तिदार से, ये मैं आपको बता दूं। भारतीय जनता पार्टी जो ख्वाब देख रही है वो कांग्रेस मुक्त भारत का, वो ख्वाब उनका न कभी पूरा हुआ है और न कभी होगा। हालांकि बीजेपी को रोकने के लिए महागठबंधन की कवायद पहले भी हुई और अब एक बार फिर इसकी सुगबुगाहट तेज हो चली। उत्तर प्रदेश में करारी हार झेलने के बाद मायावती और अखिलेश हाथ मिलाने को मजबूर दिख रहे हैं। विपक्ष ये तो मान रहा है कि बिना एकजुट हुए मोदी को चुनौती देना आसान नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री उम्मीदवारी पर विपक्ष में एक राय भी नहीं। उत्तर प्रदेश में मिली करारी शिकस्त के बाद विपक्ष की 3 बड़ी पार्टियां फिर से उठने की कोशिश में लगी हैं। एक दूसरे को बुआ बबुआ से संबोधित करते रहे अखिलेश और मायावती पुरानी तमाम कटुता को भुलाकर अगले चुनावी मोर्चे के लिए हाथ मिलाने की पहल करते दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस हार के मंथन से जीत पाने के नुस्खे ढूंढने में लगी है। कांग्रेस के मंथन का दौर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक है। इन बैठकों में कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर हार के कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही भविष्य की रणनीति और पार्टी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार हो रही है। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद नए समीकरण उभरने लगे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक तरह से ये साफ कर दिया है कि वो भी आने वाले दिनों में गठबंधन की सियासत करने को तैयार हैं। अखिलेश ने यूपी की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत देते हुए कहा कि बीजेपी के खिलाफ बनने वाले किसी भी गठबंधन में समाजवादी पार्टी भूमिका निभाने को तैयार है। माना जाता है एक तरह से अखिलेश ने इशारों में ये साफ कर दिया कि उन्हें आने वाले वक्त में बीएसपी से समझौता या गठबंधन करने में कोई गुरेज नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि एक दिन पहले ही मायावती ने भी दोस्ती के संकेत दिए थे। हालांकि बीजेपी सपा और बीएसपी की इस पहेली को तवज्जो नहीं दे रही। आने वाले समय में राजनीतिक जो भी गठबंधन बनेगा और जिस रूप में भी बने, समाजवादी लोग पूरी भूमिका निभाएंगे उसमें। उनको ईवीएम पे अपना सर फोड़ने से बाज आना चाहिए। ईवीएम पे सर फोड़ना छोड़ करके वो अपने इस जिम्मेदारी को महसूस करें कि जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। जब तक वो इस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करेंगे तब तक वो ईवीएम पे सर फोड़ते रहेंगे और उनको नुकसान होता रहेगा। वैसे अखिलेश हो या मायावती, दोनों को ये अंदाजा हो चुका है कि लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त की वजह से उनके लिए आगे की राह आसान नहीं है। शायद ये सुर में सुर मिलाने की मजबूरी ही है जो ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स की मांग पर माया के साथ अखिलेश भी साथ हैं। हमारा देश अगर इतना उलझा हुआ है, हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है और गरीब आज भी कह रहा है कि वोट तो हमने आपको दिया, ये वोट निकल कैसे गया उधर। और हम ये नहीं कहते कि मशीन खराब है या मशीन अच्छी है कि बुरी है। हमें 100% भरोसा अपने बैलेट पर है।
हम आने वाले समय में चाहते हैं कि चुनाव बैलेट से हो, ये मांग हमारी समाजवादी लोगों की रहेगी। ईवीएम के विरोध में 11 अप्रैल को बड़ा भारी धरना प्रदर्शन किया है। ईवीएम में जो की गई धांधली थी उसके विरोध में बड़ा भारी धरना प्रदर्शन किया है। लेकिन सवाल है कि सिर्फ 2 दलों के नजदीक आने से बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस समेत बाकी तमाम दलों की नजरें रहेंगी, क्योंकि मौजूदा सियासी हालात में ये सभी जानते हैं कि महागठबंधन के बिना विपक्ष का रास्ता आसान नहीं। विपक्षी दलों को ये तो लग रहा है कि बीजेपी की बढ़त को रोकने का महागठबंधन ही तरीका है, लेकिन कई ऐसे मसले हैं जिन पर महागठबंधन के दलों के दिलों का मिलना आसान नहीं, चाहे वो सीटों के तालमेल का मामला हो या फिर विपक्ष में प्रधानमंत्री के चेहरे तय करने का। सीटों का तालमेल हो भी जाए तो पीएम के चेहरे पर सहमति आसान नहीं। खुरम निजामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव की बात कही। पार्टी का कहना है कि अब वो अपने प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी पर बयान नहीं देगी, लेकिन पार्टी में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। और ये जाहिर होता है पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट पर हुई जीत से भी। और अब कुमार विश्वास के आए एक वीडियो जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी को भी नसीहत दी। पंजाब विधानसभा चुनावों में हार के बाद दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट पर आम आदमी पार्टी की जमानत भी जब्त हो गई। पार्टी सोचने में लगी है कि ऐसा क्या हुआ जो उसका जादू अब चल ही नहीं रहा। इसी महीने की 23 तारीख को होने वाले दिल्ली के नगर निगम चुनावों में आपकी साख दांव पर लगी है। ताजा हार से उभरने की कोशिश में जुटी पार्टी ने ये तय किया है कि आने वाले चुनाव में वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर बयान नहीं देगी, बल्कि पॉजिटिव कैंपेनिंग पर फोकस करेगी। आम आदमी पार्टी के मुताबिक अब वो उसी राह पर चलेगी जिस पर 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले चल रही थी। वैसे माना जा रहा है कि एमसीडी चुनावों में मोदी के खिलाफ बयानबाजी से बचने का एक बड़ा कारण है दिल्ली में यूपी और उत्तराखंड के लोगों की बड़ी तादाद में मौजूदगी। ऐसे में एमसीडी चुनाव में मोदी के खिलाफ बयानबाजी का उल्टा असर भी पड़ सकता है। लेकिन आपकी मुश्किल कम नहीं। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल कुमार विश्वास ने इशारों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को ही घेर लिया। एक वीडियो जारी कर उन्होंने सवाल उठाया कि पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपने पुराने रुख से दिखती क्यों नजर आ रही है। अगर आप भ्रष्टाचार मुक्ति का पर्व लेकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे और उसके बाद आप ही के लोग भ्रष्टाचार के घेरे में होंगे और आप मौन हो जाएंगे, उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। दिल्ली में पहली बार सत्ता में आने के बाद आप अभी शायद अपनी सियासत के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ उसकी जंग के तेवर ढीले पड़ सकते हैं। आपकी ये कमजोरी भी बीजेपी के मिशन 400+ के लिए टॉनिक का काम कर सकती है। रजत मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।